हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो 11वीं क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम कौन सा अध्याय करेंगे? अकार्बनिक रसायन का आज एक बहुत खास अध्याय है जिसका नाम है हाइड्रोजन। जब भी आप लोग तत्वों के बारे में पढ़ते हो, यौगिकों के बारे में पढ़ते हो, सबसे पहला तत्व कौन सा आता है? हाइड्रोजन। यहीं से सारी शुरुआत होती है अकार्बनिक रसायन की। अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार ये तो छोटा सा अध्याय है, दो चार बातें हैं, नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। जेई में 3-4 बार अभी रिसेंट ईयर में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत आसान आसान से क्वेश्चन नीट में भी आए हुए हैं। ज्यादातर टीचर को पता होता है कि बच्चा कौन सा अध्याय कम ध्यान से पढ़ रहा है, कौन से अध्याय को निग्लेक्ट कर रहा है या कौन सा अध्याय छोड़ के जा रहा है, और उससे प्रश्न आना ही आना है। तो यहां पे हाइड्रोजन अध्याय में 3 बातें आएंगी। पहली बात आएगी कि बच्चों हाइड्रोजन क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, थोड़ा और जान लेंगे हाइड्रोजन को। दूसरी बात आएगी हाइड्रोजन से बना एक यौगिक जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। क्या नाम है इसका? जल, पानी, वाटर, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कितने नाम दे सकते हैं। और तीसरा आएगा हाइड्रोजन से जुड़ा एक और यौगिक बहुत काम का जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो मुख्यतः इन 3 यौगिकों को पढ़ेंगे। अब देखो एक बात बताता हूं कि जब हम कार्बनिक या अकार्बनिक रसायन पढ़ते हैं तो जब भी हम किसी तत्व को, किसी यौगिक को, किसी क्रियात्मक समूह को पढ़ते हैं तो हम 3 बातों पर ध्यान देते हैं। एक उसका परिचय, वो क्या होता है, कैसे नाम लिखा जाता है, क्या क्या किया जाता है। एक उसको बनाने की विधियां, कैसे कैसे हम उस चीज को बना सकते हैं। और एक उसके रासायनिक गुणधर्म, मतलब उससे और क्या क्या बनाया जा सकता है। रसायन विज्ञान इन्हीं के बारे में कि तुम किसी चीज से क्या बना सकते हो और उस बनी हुई चीज से आगे क्या बना सकते हो। ठीक है बात? तो शुरू करते हैं, बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या है भैया? हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा व्यापक तत्व है। मतलब ब्रह्मांड में प्रतिशत से देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। धरती पे भी ये तीसरे चौथे नंबर पे है, लेकिन ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा है। तो हाइड्रोजन का चिन्ह सबको पता है, H, यही तो होता है चिन्ह। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन के हमारे पास 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। आइसोटोप यानी कि ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, यानी वो तत्व समान है लेकिन तत्वों में न्यूट्रॉन, उनका भार अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चा 1H1 जिसको हम प्रोटियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम। दूसरा होता है 1H2 जिसको हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं। और तीसरा होता है 1H3 जिसको हम ट्रीटियम कहते हैं। तो हमारे पास ये 3 समस्थानिक हैं। प्रोटियम, इसको हम P से भी दिखा सकते हैं। ड्यूटेरियम, इसको हम D से दिखाते हैं। तो ये D तो तुम्हें कई बार दिखेगा। और बच्चों ट्रीटियम, ट्रीटियम को हम दिखाते हैं T से। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अब इन 3 समस्थानिक में भी कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खास खास बातें देख लेते हैं। पहली खास बात यह कि ये समस्थानिक हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी, यानी कि इससे अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलेंगी। इसका नाभिक अस्थायी, इसका नाभिक समय के साथ साथ विघटित होगा, यानी कि ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है। मैडम क्यूरी ने सबसे पहले रेडियोधर्मी की खोज की थी और आज भी रेडियोधर्मी के बारे में बहुत कम बातें पता है। उसके पीछे वजह है, कारण है। क्या कारण है? कि रेडियोधर्मी हमारे लिए जानलेवा होती है, तो बहुत कम प्रयोग ही कर पाते हैं रेडियोधर्मी तत्वों पे। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। ये गया साइड में, बस पता होना चाहिए ट्रीटियम होता है। इसका दूसरा नाम होता है, हाइड्रोजन में समस्थानिक प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। समस्थानिक प्रभाव समझते हो? सुना है पहले? आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं सुना है? कोई बात नहीं। समस्थानिक प्रभाव का मतलब है कि यदि मैं किसी यौगिक में एक तत्व को उसके समस्थानिक से बदल दूं, रिप्लेस कर दूं, तो क्या उसके गुणधर्मों में परिवर्तन आएगा? तो हाइड्रोजन में देखो तो भार दुगना हो गया, भार दुगना हो गया। ऐसा बहुत कम जगह दिखेगा। ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 18, दुगना तो नहीं हुआ। नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 15 है, दुगना वहां भी नहीं हुआ। लेकिन हाइड्रोजन में भार क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो हाइड्रोजन में समस्थानिक प्रभाव सबसे ज्यादा मिलता है और इसी दुगने होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? भारी हाइड्रोजन। ये मत सोचना में 2 ही तो है, बहुत हल्का है, हल्का है, लेकिन इस वाले से बहुत ज्यादा भारी है।
लेकिन सबसे ज्यादा बहुजातात में कौन सा मिलता है? ये वाला। लगभग 99% तो यही होता है, 99.8% के आसपास तो यही होता है। लगभग 0.2% के आसपास ये होता है, और बहुत थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट में ये वाला, तो बहुत थोड़ा सा। तो ये हुए बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन की अगली बात करते हैं। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या है? कोई बताएगा मुझे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्व को कहां रखा गया? सबसे पहला तत्व है और सबसे ज्यादा शैतान है, सबसे ज्यादा शैतान तत्व है। आवर्त सारणी में यदि बात करो तो इसका आवर्त, यदि तुम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, 1s1 आएगा। तो आवर्त याद है ना, आवर्त कक्षाओं की संख्या होती है, तो इसमें एक कक्षा है तो इसका आवर्त 1 हो जाएगा। फिर यदि इसके ब्लॉक की बात करूं, कौन से ब्लॉक में रखा गया है, तो ब्लॉक याद है हम कैसे देखते थे, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से उपकक्षक में जा रहा है, तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है कौन से उपकक्षक में जा रहा है, एस ब्लॉक में। लेकिन यदि तुम आवर्त सारणी को देखोगे तो तुम्हें कभी भी एस ब्लॉक के में हाइड्रोजन दिखेगा नहीं। जहां भी आवर्त सारणी सही ढंग से बनी वहां पे हाइड्रोजन को बीच में रखते हैं। तो इसका जो वर्ग है, वर्ग है, ये वर्ग कैसा है, ये अनिश्चित है, यानी वर्ग इसका नहीं बताया जा सकता है। हाइड्रोजन के वर्ग को हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? देखो, ये अकेला ऐसा तत्व है जिसकी अगली नोबल गैस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कौन सी नोबल गैस है? हीलियम। तो यदि शुरुआती तरीके से देखूं तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वर्ग 1 की गुण है ये। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होना, ये वर्ग 1 का गुण है। तो यदि शुरुआती तरह से देखो तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो इसको वर्ग 1 की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अंतिम तरह से देखो तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है नोबल गैस पहुंचने में, और नोबल गैस में 1 इलेक्ट्रॉन कम होना हैलोजन का गुणधर्म है। हैलोजन ही तो हमें मिलता है ना नोबल गैस से जस्ट पहले। तो देखने में ये दोनों तरह से दिख रहा है। शुरुआत करूंगा तो भी ये आवर्त का पहला तत्व है तो वर्ग 1 होना चाहिए, अंत में देखूंगा तो ये उस आवर्त का अंतिम दूसरा तत्व है तो वर्ग 17 होना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हाइड्रोजन के गुणधर्म को वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों से समानताएं दिखाते हैं। दोनों से क्या समानताएं दिखाते हैं? तो ये आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। जैसे हाइड्रोजन का अणु होता है H2, होता है ना, और वर्ग 17 के भी सब द्विपरमाणुवीय अणु बनाते हैं, F2, Cl2, Br2, I2। वर्ग 1 वाले नहीं बनाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एकल परमाणुवीय अणु बनाते हैं। तो अणु बनाने में 17 जैसा है। 1 इलेक्ट्रॉन देके ये धनायन बनाता है H+, ये वर्ग 1 जैसी बात हो गई। Li+, Na+, K+, सीजियम+, 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये H- भी बनाता है, ये वर्ग 17 जैसा हो गया। F-, Cl-, तो ये थाली का बैगन है, सुना है ना, थाली का बैगन है। कभी कभी समानताओं में ये वर्ग 1 पे खिसक जाता है, कुछ समानताओं में ये वर्ग 17 पे खिसक जाता है। तो इस थाली के बैगन को बीच में रख दिया। कैसा, कहां रख दिया? बीच में रख दिया कि भाई तुम इधर उधर डोलते रहो। तो वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों के साथ समानताएं दिखाने की वजह से, दोनों के साथ समानताएं दिखाने की वजह से हाइड्रोजन को रखा गया बीच में, उसका वर्ग अनिश्चित है। यदि तुम कहीं पे इसको वर्ग 1 में रखा हुआ देखोगे तो बीच में छोटा सा रिक्त स्थान दिखेगा। हाइड्रोजन और हीलियम के नीचे छोटा सा रिक्त स्थान दिखेगा, जो ये दिखा रहा है कि हाइड्रोजन लिथियम परिवार का सदस्य नहीं है। हाइड्रोजन लिथियम परिवार का सदस्य नहीं है, बिल्कुल अलग परिवार है, इसीलिए इस तत्व को अलग से पढ़ा जा रहा है। समझ में आई इतनी बात? बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या समझेंगे कि जो हाइड्रोजन का अणु होता है वो अणु होता है द्विपरमाणुवीय अणु, यानी H2। तो हाइड्रोजन H2 अणु बनाता है। हाइड्रोजन का जो आयन होगा, हाइड्रोजन 2 प्रकार के आयन बनाता है, H+ आयन भी बनाता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। किसके साथ? जब इसकी अभिक्रिया इससे ज्यादा अधात्वी तत्वों से होगी तो अधातु के साथ हाइड्रोजन बनाएगा H+। H- आयन भी बनाएगा, किसके साथ? जब इसकी अभिक्रिया धातु के साथ होगी। जैसे सोडियम के साथ करोगे तो H+, H- बनाएगा। फ्लोरीन क्लोरीन के साथ करोगे तो H+ बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ H+ बनाएगा। मैग्नीशियम के साथ H- बनाएगा। तो हर तरह से
हर तरह से हाइड्रोजन डोलता रहेगा, इधर उधर इधर उधर। H प्लस आयन की यदि बात करें तो इसको हम कई बार प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और H माइनस की बात करें तो इसको हम हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहा जाएगा? हाइड्राइड। देखो समझते हैं, हर बात को समझेंगे भाई, बिना समझे कोई बात नहीं। अकार्बनिक रसायन कहीं भी अगर तुमने पहले सुना है कि ये रटने वाला विषय है तो इस बात की भूल जाओ बे। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है ना? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। यदि मैं 1H1 की बात करूं, इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं, अकेला परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो 1H1। अब यदि मैं इससे ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, यदि मैं इससे ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बचा? खाली कक्षा और प्लस नाभिक यानी कि प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास बचा तो सिर्फ प्रोटॉन, और इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। यदि मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे भर लेगा। पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हीलियम जैसा बन जाएगा। तो आयन जब ऋण आयन बनता है तो उसके अंत में आइड लगता है, इसलिए हाइड्राइड बोला। तो जब भी हाइड्रोजन H माइनस में होगा यौगिकों का नाम आइड होगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जब ये अधातुओं के साथ होगा तो इसका नाम हाइड्रोजन बोला जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड, ऐसे नाम दिए जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अगली बात देखो। हाइड्रोजन अणु की यदि बात करें तो ये हो गया इसके अंदर का नाभिक। एक और नाभिक ले लेते हैं दूसरे अणु का। ये हो गया दूसरा नाभिक। इस नाभिक के बाहर हो गई उसकी पहली कक्षा, और इसी तरह इस नाभिक के बाहर हो गई इसकी दूसरी कक्षा। ठीक है बात? बढ़िया बात है ना? और इन दोनों कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म बन गया जो गोल गोल घूम रहा है। यहां पे एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन यहां पे। कुछ ऐसे ही तो चित्र दिखेगा हाइड्रोजन अणु का। किसका? हाइड्रोजन के अणु का। अब देखो होता क्या है, जैसे तुमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन की एक चक्रण होता है, स्पिन होती है, ऊपर की तरफ दिखाते हैं, नीचे की तरफ दिखाते हैं। तो अणु के अंदर, परमाणु के अंदर कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण स्थिर नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्रण करता रहता है, घूर्णन करता रहता है, वैसे ही प्रोटॉन भी कर होता है, वैसे ही प्रोटॉन भी करता है। तो यहां जो प्रोटॉन है उनके पास भी चक्रण होता है, ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। तो हाइड्रोजन अणु में बच्चों 2 बातें हो जाएंगी। देखो 2 बातें क्या होंगी। ये दोनों नाभिक हो गए हमारे। फिर से इन नाभिक के बाहर कक्षा और इन नाभिक के बाहर दूसरी कक्षा। तो ये 2 नाभिक हो गए। दोनों कक्षाओं में 2-2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, दोनों तरफ घूम रहे। अब ये हो सकता है कि जो एक एक प्रोटॉन है उनका चक्रण विपरीत दिशा में हो। तो जो हाइड्रोजन अणु है उसके भी 2 समस्थानिक प्रकार के होते हैं। यदि दोनों प्रोटॉन का चक्रण समान दिशा में हो, यानी ये नाभिकीय आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? नाभिकीय समस्थानिक होते हैं। इन दोनों का चक्रण समान दिशा में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लेकिन समान दिशा में हो, या दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में। तो जब समान दिशा में होगा तो उसको कहा जाता है ऑर्थो, ऑर्थो हाइड्रोजन। और यदि विपरीत दिशा में होगा तो उसको कहा जाता है पैरा हाइड्रोजन। ऐसे याद रखोगे। देखो नाम कैसे याद रखोगे। ऑर्थो का पहला अक्षर लोगे तो ओ, ओ यानी कि ऑपोजिट। पैरा का पहला अक्षर लोगे तो पी, पी यानी कि पैरेलल, समांतर। तो ऐसे इसको क्या करो, क्रॉस कर दो। पैरेलल वाला ऊपर, ऑपोजिट वाला नीचे। यानी जिसका नाम ऑर्थो है उसके साथ वाला अपोजिट, विपरीत चक्रण देगा। जिसका नाम पैरा है उसके साथ वाला, उसका दूसरा साथी, वो देगा समान चक्रण यानी समांतर दिशा में। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन अणु के अंदर मिलेगा जहां पे 2 नाभिक हैं। ये जो नाभिकीय समस्थानिक है ये हमेशा तभी मिलेंगे जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा नाभिक हो। तो हाइड्रोजन अणु के हमारे पास
दो प्रकार के नाभिकीय समस्थानिक भी मिलते हैं जो प्रोटॉन के चक्रण दिशा, प्रोटॉन के घूमने की दिशा के आधार पर किए जाते हैं। दोनों प्रोटॉन समांतर दिशा में ऑर्थो, दोनों प्रोटॉन विपरीत दिशा में पैरा। अब ये बात बच्चों एनसीईआरटी की नहीं है, लेकिन इस बात पे जेईई में और नीट में प्रश्न आए हुए, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? देखो हमेशा हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक कक्षा के अंदर रहता है तो कैसे रहता है, समान दिशा में विपरीत दिशा में, विपरीत रहता है ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है ना जो विपरीत को ज्यादा स्थायी बना रही है। तो वहीं से तुम सोच सकते हो कि जब ये दोनों प्रोटॉन विपरीत दिशा में होंगे तो वो एक युग्म बना लेंगे, एक युग्मक बना लेंगे, और युग्मक बना लिया तो वो ज्यादा स्थायी होंगे, तो वो दोनों ज्यादा स्थायी होंगे। और यदि ये विपरीत दिशा में होंगे, यदि ये विपरीत दिशा में होंगे तो ज्यादा स्थायी होंगे, और यदि ये समान दिशा में होंगे तो कम स्थायी होंगे, तो हमारे पास कम स्थायी होंगे। और यदि मैं बात करूं कमरे के तापमान पे, कमरे के तापमान पे, अब वो अलग अलग कमरे में अलग अलग होगा, तो जो हम मान के चलते हैं मानक मान वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं। तो कमरे के ताप पे ऑर्थो का प्रतिशत लगभग 25% होता है और पैरा हाइड्रोजन का प्रतिशत 75% होता है। एक बात फिर से बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अणु के लिए है, हाइड्रोजन के परमाणु के लिए नहीं है। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणु की बात बताते हैं, ना कि हाइड्रोजन परमाणु की बात बताते हैं। तो ये हाइड्रोजन का कुछ परिचय हुआ, और बातें हैं परिचय में। हाइड्रोजन प्लस ये क्या है, सिर्फ नाभिकी तो है। हाइड्रोजन प्लस के पास ध्यान से देखो तो सिर्फ क्या है, सिर्फ नाभिक है। सिर्फ नाभिक होने की वजह से ये अत्यंत छोटा है, सबसे छोटा। ये आवर्त सारणी में तुम अपवाद के रूप में सोच सकते हो। सबसे छोटा धनायन अगर इस दुनिया में कोई है तो वो हाइड्रोजन का धनायन है। नाभिक 10 की घात -15 मीटर की कोटि का इसका त्रिज्या होगा। और H माइनस के पास सोचो, एक प्रोटॉन दुगने इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को रोक पाना। तो इसका आकार काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसका आकार दूसरे और तीसरे आवर्त के मध्य में होता है। सोचो एक कक्षा होते हुए भी, एक कक्षा होते हुए भी ये 2 कक्षा वाले फ्लोरीन से बड़ा है, 2 कक्षा वाले फ्लोरीन से बड़े आकार का है, फ्लोराइड आयन से। तो ये भी 2 बातें हैं जो अच्छे से समझ के याद रखना। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अब आता है बच्चों हाइड्रोजन को बनाने की विधियां। हाइड्रोजन को बनाने की देखो समान विधियों में बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा, सुनना, बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास यदि H+ आयन है, क्या है, H+ आयन है, तो इस H+ आयन से चीजें अभिक्रियाएं करके H2 में विस्थापित हो सकती है। तो पहला तरीका हाइड्रोजन बनाने का है। देखो तरीके ऐसे रटने नहीं है, समझो कि अगर मुझे हाइड्रोजन चाहिए तो कहीं ना कहीं H+ आयन का कुछ ना कुछ किरदार तो होगा ही, और अगर इसी तरह मुझे OH ऑक्सीजन चाहिए तो कहीं ना कहीं OH आयन का किरदार होगा। तो ऐसे किरदार सोचो। अब इस H+ को विस्थापित कौन करेगा, इस H+ को विस्थापित कौन करेगा? पहला विस्थापन विद्युत से करा सकते हैं, वैद्युत विस्थापन। दूसरा विस्थापन ज्यादा क्रियाशील, याद है, कुछ याद आया 10वीं कक्षा, जो आज से कई हजार साल पहले तुमने क्लास 10 में पढ़ा था। हो गया ना बहुत टाइम, अब तक तो सब भूल गए होंगे। यूजुअली यही होता है, बच्चा एक क्लास से आगे जाता है, पुरानी क्लास भूल जाता है। ये सोचो तुम्हें पढ़ाया गया तो कुछ तो उसके पीछे का रीजन रहा होगा ना। 10वीं 9वीं कक्षा में जो भी तुमने पढ़ा वो 11वीं 12वीं कक्षा में बहुत काम आता है, सीखने में मतलब पता रहता है, बच्चे का एक आधार बना रहता है। ज्यादा क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील को उनके विलयन से विस्थापित करते हैं, तो ज्यादा क्रियाशील तत्वों से भी विस्थापन हो सकता है। ज्यादातर तत्व हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो मैं कम क्रियाशील वाले लिख देता हूं, जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब कम क्रियाशील है, तो ये विस्थापित नहीं कर पाएंगे, बाकी H+ विलयन से विस्थापित कर देंगे।
तीसरी बात H प्लस अम्लीय होता है ना। H प्लस अम्लीय है तो कई बार H प्लस के साथ धातु जब क्रियाशील करेंगे तो विस्थापन करेंगे। कई बार कुछ उभयधर्मी, कुछ ऐसे धातु जो उभयधर्मी है वो भी विस्थापन कर सकते हैं। उभयधर्मी धातु अगर याद नहीं तो आवर्त सारणी में बताया था, याद नहीं इसलिए मैं कहता हूं अकार्बनिक रसायन में हमेशा पहले अध्याय से रिवीजन शुरू होता है। तो उभयधर्मी धातु बताए थे, जनाबे अली ने बेकार गाए सब पंजाबी सॉन्ग। जनाबे अली ने बेकार गाए सब पंजाबी सॉन्ग, और गाय का है तो गैलियम। तो ये सारे बच्चों हमारे उभयधर्मी धातु है। उभयधर्मी धातु होने का मतलब ये सारे के सारे अम्लीय H प्लस से अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि धातु क्षारीय होते हैं, धातु क्षारीय होते हैं, तो इनसे भी विस्थापन होगा। चलो अब एक एक करके इन सारी प्रक्रियाओं को समझते हैं, एक एक करके समझेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे क्या क्या होता है। पहली प्रक्रिया, इसको हम नाम दे देते हैं ए प्रक्रिया। अब H प्लस में क्या करना है, H प्लस के विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। देखो धारा का मतलब क्या होता है, इसके पीछे का भी कारण समझ लो। धारा का मतलब क्या है बच्चों, धारा इलेक्ट्रॉनों का, आवेश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु प्रवाह है या नहीं है। तो जब भी हम किसी भी विलयन में, किसी भी आयन के विलयन में, इनको वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, किसी भी आयन के विलयन में जब वैद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन भागेंगे, बहुत तेज तेज भागेंगे। अब जब वो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसी भीड़ में। यानी ऋण आयन इलेक्ट्रॉन देता है, धन आयन इलेक्ट्रॉन लेता है। तो वैद्युत धारा से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कैसा होगा, उदासीन। और उदासीन अकेला H तो रह नहीं सकता, तो वो हाइड्रोजन के अणु बन जाएंगे। और जितने भी कैटायन होते हैं, ध्यान रखना ये बहुत आगे भी काम आएगा, कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। क्या बोला, कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे, नाम से ही आ जाएगा। तो धन आयन मतलब कैटायन, तो इसका जो विस्थापन होगा वो कैथोड पे होगा। हालांकि हमारे काम की तो यही अभिक्रिया है, साथ में ये भी तो होगा। H प्लस है तो कहीं ना कहीं दूसरा ऋण आयन होगा, मान लेता पानी है, OH माइनस, OH माइनस होगा तो वो भी विस्थापित होकर O2 गैस देगा, इसको एनोड पे देगा ये। और अभी हम इसको संतुलित नहीं करेंगे, जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तब हम इसको संतुलित करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो एनोड पे हमें O2 गैस मिलेगी और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इस अभिक्रिया को बोलते हैं जल अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसको हम बोल देते हैं जल वैद्युत अपघटन, विद्युत की मदद से जल को विघटित करना। अब अगर मैं पूछूं तुमसे, अगर मैं ऐसे ही पूछ लूं सामान्य ज्ञान के लिए कि H प्लस आयन किस किस विलयन में मिल सकता है, H प्लस आयन किस किस विलयन में मिल सकता है, क्या H प्लस आयन मुझे अम्ल के विलयन में मिलेगा? और अगर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अम्ल आया कि सर H प्लस तो अम्ल देगा, तो बहुत सारी बातें सीखनी है। H प्लस विलयन पानी के हर एक विलयन में मिलेगा। पानी का कोई भी विलयन ले लो, जल का कोई भी विलयन ले लो, उसमें H प्लस होगा, कम होगा ज्यादा होगा अलग बात है, लेकिन होगा। यानी अम्ल में भी मिलेगा, शुद्ध जल में भी मिलेगा, लेकिन शुद्ध जल में इतना कम होता है कि हमें उसमें कुछ मिलाना पड़ता ताकि उसका अपघटन ज्यादा हो, लवण मिलाने पड़ जाते हैं, वरना वो वैद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होने देगा। शुद्ध जल में इतना कम आयन होता है कि वो वैद्युत धारा का प्रवाह होने से रोक दे। तो शुद्ध जल को साथ में कोई लवण या अम्ल मिला देंगे। और अगर तुम्हारे पास क्षार है, ऐसा कहते हैं ना OH माइनस होगा तो क्षार होगा, बिल्कुल OH माइनस ज्यादा होगा तो क्षार होगा। तो क्षारीय विलयन में भी H प्लस आयन होता है, लेकिन कम होता है। अब अगर मैं चाह रहा हूं हाइड्रोजन बनाना, तो इससे बन सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं बनेगा। तो मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी विद्युत को क्यों बर्बाद करूंगा कम मात्रा के बनाने के लिए? तो बनाने के लिए हम किसको यूज ज्यादा करेंगे, अम्लीय माध्यम को, ताकि ज्यादा H प्लस हो। ज्यादा H प्लस होगा तो ज्यादा हाइड्रोजन मिलेगा, तो मुख्यतः उपयोग करेंगे अम्लीय माध्यम का,
लेकिन क्षारीय माध्यम का भी वैद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन गैस निकाली जा सकती है। इस बात को समझ लेना। क्षारीय माध्यम में भी H+ है, कम मात्रा में है। जल में भी H+ है, कम मात्रा में, से लवण मिलाया। अम्ल में H+ तो भाई भर के होगा, भर होगा ना, बढ़िया। अब यही विधि क्योंकि बहुत सस्ती पड़ती है, आसानी से काम हो जाता है, ज्यादा चीजें की ना जरूरत होती, ना ज्यादा चीजें बर्बाद होती है, तो औद्योगिक स्तर पे बनाने के लिए भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। देखो सीधी सी बात है, प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, दो प्रकार की विधियां होती हैं। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल। अब सोच लो बिजनेसमैन क्या सोचेगा, व्यवसायी क्या चाहेगा, व्यापारी क्या चाहेगा, कम से कम पैसा लग के ज्यादा से ज्यादा बन जाए, भले शुद्ध ना भी बचे, वो बेच देगा, अशुद्ध ही बेच देगा, होता है ना। तो औद्योगिक स्तर पे हम शुद्धता को थोड़ा सा साइड कर देते, देखते ही नहीं, हम ये देखते हैं कि कम पैसे में ज्यादा कौन सा बन रहा है, तो कम पैसे में ज्यादा बन रहा है। प्रयोगशाला में तो भाई हमारा प्रयोग गलत हो जाएगा, तो प्रयोगशाला विधि में शुद्धता का भी ध्यान रखें। औद्योगिक विधि में ही यदि हमें अति शुद्ध चाहिए, अति शुद्ध हाइड्रोजन चाहिए, तो हम बेरियम के आयनों को साथ में मिला देते हैं। यानी कोई ऐसा लवण लेते हैं जो बेरियम आयन भी उत्पन्न कर सके, जैसे बेरियम क्लोराइड या कोई भी और। तो वो बेरियम आयन क्या कहता है, थोड़ा बड़ा आयन होता है, वो बाकी आयनों को रोक देता है, और हाइड्रोजन का छोटा आयन इधर उधर गलियों से पतला पतला आयन है, ये पहुंच जाता है H+ आयन। तो बेरियम आयन से फायदा ये होता है कि H+ के अलावा कोई और धनायन यदि विलयन में है तो वो कैथोड पे जाके हाइड्रोजन को अशुद्ध नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन गैस को हम बेरियम आयन की यदि उपस्थिति में जल अपघटन से बनाएंगे, वैद्युत अपघटन से बनाएंगे, तो हमें बहुत ज्यादा शुद्ध हाइड्रोजन मिलती है, लगभग 99.99%। समझ में आई इतनी बात, बढ़िया। अगली विधि पे आते हैं। अगली विधि क्या थी, H+ विस्थापन। H+ विस्थापन, तो H+ देखो जल में होता है, तो साधारण रूप से ऐसा होता है कि कई सारी धातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो वो खुद का बना लेते हैं हाइड्रोक्साइड सामान्य रूप से, और जल में से H+ को विस्थापित करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, H2 गैस उत्पन्न करते हैं। अब इसमें कौन कौन से होंगे, अभी बताया था, जो क्रियाशीलता में हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होंगे, हाइड्रोजन से ज्यादा। अब क्योंकि हमारा लक्ष्य है H+ प्राप्त करना, H+ को विस्थापित करना, तो हम चाहेंगे कि जल कैसा हो, अम्लीय जल हो। ये जल अम्लीय जल हो, सिर्फ जल होगा तो भी अभिक्रिया होगी, लेकिन अम्लीय जल होगा तो ज्यादा बढ़िया होगी। देखो कैसे, जैसे सोडियम, क्षारीय धातु बहुत क्रियाशील होते हैं, तो ये तो ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेता है। गर्म नॉर्मल पानी से गाओगे तब तो आग लगा देगा, इसे मुंबई ले जाना पड़ेगा, इसे फिर बंबई ले जाना पड़ेगा, इसने सामान्य पानी से अभिक्रिया की, आग लगा देगा ये। तो सोडियम जल से अभिक्रिया किया, उसने अपना बनाया हाइड्रोक्साइड, साथ में बनाया H2 गैस। अब तुम कहोगे सर अभिक्रिया संतुलित करनी है नहीं करनी है, अकार्बनिक रसायन में संतुलित करना अनिवार्य सा होता है। तो संतुलित भाई तुम्हें करना है, थोड़ा काम तुम करोगे तभी सीखोगे, संतुलित तुम्हें करना है, आसानी से हो जाएंगी। कार्बनिक रसायन में संतुलित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अकार्बनिक रसायन में अभिक्रियाएं संतुलित होनी चाहिए, ये हमारा सामान्य ज्ञान कहता है। चलो इसको मैं कर देता हूं, ये हो गया 2 2 4 हाइड्रोजन, तो 2 यहां लग जाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम, ठीक है। ऐसे बाकी अभिक्रियाएं तुम्हें संतुलित करनी। और कुछ ऐसे भी धातु हैं जो अभिक्रिया करेंगे लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं कि सामान्य पानी से कर ले, तो कुछ हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है लेकिन वो भाप से करते हैं। जैसे लोहे में भाप अगर दोगे तो वो भी हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न कर देगा। और अभिक्रियाएं देखते हैं। अब एक बार अभिक्रिया समझिए ना, बाकी अभिक्रिया तुम खुद लिख सकते हो। तीसरा क्या है, तीसरा कैसे बनाएंगे, तीसरा भी तरीका है।
तीसरा तरीका यह है कि मान लो मैंने अभिक्रिया करा दी जिंक की, जिंक धातु की HCl के साथ, तो यहां भी तो अम्लीय जल वाली बात होगी ना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यदि मान लो मैंने जिंक धातु की अभिक्रिया करा दी H2SO4 के साथ, तो यहां भी क्या बनेगा, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस। यदि मैंने ले लिया कैल्शियम धातु, इसकी अभिक्रिया करा दी HCl के साथ, तो कैल्शियम अपना लवण बना लेगा और H2 गैस का विस्थापन हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु ले ली, इसकी अभिक्रिया करा दो H2SO4 के साथ, और ये सारी अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि अम्ल क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया वो हमेशा ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये सारी धातु है हमारे पास। मैग्नीशियम की अभिक्रिया बहुत ज्यादा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दें तो भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मैग्नीज धातु की अभिक्रिया बहुत ज्यादा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दें तो भी बच्चों हमें कौन सी गैस मिलेगी, तो भी हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो अभी तक सारी अभिक्रिया, मैंने अभी तक कितनी सारी अभिक्रिया लिखी, लेकिन कोई भी रटने वाली नहीं, सारी अभिक्रिया में एक ही काम हो रहा है, समझना, H+ को विस्थापित किया जा रहा है। H+ यदि OH के साथ है तो OH चिपका लिया, बाकी विस्थापन कर दिया। H+ यदि किसी और ऋण आयन के साथ है तो ऋण आयन को चिपका लिया, H+ को विस्थापित कर दिया, ऋण आयन को चिपका लिया, H+ को विस्थापित कर लिया। तो ये सारी अभिक्रियाएं एक जैसी हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी, सामान्य पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो भी मिलेगा। क्षार के साथ भी बोल रहा था अभी मैं, क्षार के साथ भी दिखाता हूं, क्षार के साथ भी दिखाता हूं। उससे पहले इस बात को थोड़ा याद रखना, केवल ये दो धातु हैं, दोनों का नाम M से शुरू होता है, मन मगा या महंगा मन, ऐसे याद रख लो, महंगा मन, महंगा यानी मैग्नीशियम, मन यानी मैग्नीज। केवल यही दो धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस देती हैं, वो भी सिर्फ तनु होने पे। अगर ये सांद्र होगा तो भी नहीं देंगे। क्यों? ये बात पढ़ोगे बच्चों तुम लोग पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक रसायन शास्त्र में पढ़ोगे कि नाइट्रिक अम्ल अम्ल होने के साथ साथ, अम्ल होने के साथ साथ एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है। अम्ल होने के साथ साथ क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये धातु को ऑक्सीकृत भी करेगा और खुद अपचयित होकर कोई दूसरी गैस, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें दे देता है। तो नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने की वजह से सामान्य अम्लों वाली अभिक्रिया तो देता है, लेकिन और भी दूसरी अभिक्रिया दे सकता है। तो सामान्यतः हम धातु के साथ HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल लेना ज्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में आसानी से मिल जाते हैं। HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल लेना ज्यादा उचित समझते हैं। ये जो बनाने की विधि है, ये है हमारी प्रयोगशाला विधि। देखो तुम्हें ये सारी बातें कैसे याद होंगी, पहले इनको समझो, ठीक है, फिर एक खाली कागज लो और उस खाली कागज में बिना नोट्स को देखे खुद से लिखो, जितना याद है उतना लिखो, जितना याद है उतना लिखो। फिर दोबारा से पढ़ो अगले दिन, दोबारा से खाली कागज में खुद से लिखो जितना याद है। धीरे धीरे करके चीजें अपने आप बैठ जाएंगी दिमाग में, कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। चलो आगे देखते हैं कि क्षारीय जल से कैसे बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अब हम बनाएंगे क्षारीय जल से। अम्लीय जल से हमने देख ली अम्ल में विस्थापन, सामान्य जल से भी देख लिया कि सामान्य जल से कैसे विस्थापन होगा। अब हम देखेंगे क्षारीय जल से। अब देखो क्षार क्या होते हैं, क्योंकि ज्यादातर धातु उभयधर्मी, ज्यादातर धातु खुद क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय जल से सिर्फ वही धातु अभिक्रिया कर सके जिनमें दोनों गुण हो, अम्लीय भी और क्षारीय भी। तो उभयधर्मी धातु ही ये वाली अभिक्रिया देंगे। अब देखो इनमें से दो अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10वीं कक्षा में भी तुमसे कई बार ये अभिक्रियाएं संतुलन के लिए अलग अलग तरह से पूछी गई। कौन कौन सी याद करते हैं? पहली अभिक्रिया पढ़ी होगी, जिंक धातु के साथ NaOH क्षार की अभिक्रिया कराने से, जिसे कॉस्टिक सोडा कहते हैं,
एक लवण बनता है सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरी अभिक्रिया कौन सी देखी थी? दूसरी अभिक्रिया देखी थी एल्यूमिनियम धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही कॉस्टिक सोडा के साथ यहां भी लवण बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। अब ये अभिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण होती है छोटी कक्षाओं में क्योंकि ये उन गिनी चुनी अभिक्रियाओं में है जहां पे धातु जो खुद क्षारीय है और वो एक दूसरे क्षार से अभिक्रिया कर रहा है। क्यों कर रहा है? धातु के अंदर के अम्लीय गुण, उभयधर्मी गुण की वजह से। जनाबे अली ने बेकार गाए सब पंजाबी सॉन्ग। अब इसको यदि संतुलित करेंगे तो सोडियम यहां पे 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया संतुलित होगी। इस अभिक्रिया में खास बात यह कि इसको संतुलित करने के लिए तो पानी को भी दर्शाना पड़ता है, तो इसीलिए अभिक्रिया संतुलन में पूछी बहुत जाती है। तो इसको संतुलित करने का काम अभी भी तुम्हारा है। आज से कई हजार साल पहले 10वीं कक्षा में संतुलित किया होगा, देखते हैं दोबारा से संतुलित कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे, आसान सा है, ज्यादातर आगे 2-2-2 ही आना है, फिर भी देखना करके। अब यहां पे समझो, ऐसा नहीं है कि ये धातु सिर्फ इसी क्षार से अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि अभिक्रिया के पीछे की बात तो वही है, H+ का विस्थापन। क्षार में कम है तो ज्यादा क्रियाशील धातु ले ली। तो जो भी हमारे उभयधर्मी धातु हैं, या तो वो +2 वाले आयन बनाएंगे या +3 वाले आयन बनाएंगे। ठीक है। अब ये आयन जल के अंदर जो ऑक्साइड आयन है उसके 2 परमाणुओं के साथ, 2 आयन के साथ जुड़ेंगे, तो जो भी लवण बनेगा वो ये बनेगा। इन दोनों को जोड़ो, +2, 2 दूनी 4, -4, +2 -4 कितना बचेगा? -2। तो ये लवण बनाएगा MO2 2-, जैसे जिंक बनाएगा जिंकेट ZnO2 2-, लेड +2 वाला प्लबमेट, ये सब बनाएंगे। ठीक है। और ये देखो +3 4 -1 बचेगा, तो ये बनाएगा MO2-, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट। इसीलिए देखो AlO2- था, एक Na आया। 10वीं क्लास के बच्चे यहां पे सूत्र में गलती करते हैं। AlO2- 1 है तो Na+1 आएगा, ZnO2- 2 है तो 2 Na+ चाहिए आवेश को संतुलित करने के लिए। क्रोमियम +3 वाला था क्रोमेट, तो जितने भी +3 वाले धातु हैं वो MO2- बनाएंगे, जितने भी +2 वाले धातु हैं वो MO2 2- बनाएंगे। देखो और अभिक्रिया देखते, मान लो मैं जिंक धातु की ही अभिक्रिया NaOH की जगह करा देता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करा दी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां पे क्या होगा कि ZnO2 तो 2- है, मैग्नीशियम पर +2 होता है ना। तो ZnO2 अगर 2- है तो मैग्नीशियम का एक ही आयन काफी है, पर्याप्त है, उसको आवेश को बराबर करें। तो यहां पे मैग्नीशियम जिंकेट बनेगा, इसको बोलेंगे जिंकेट। सोडियम के साथ है तो सोडियम जिंकेट, मैग्नीशियम के साथ है तो मैग्नीशियम जिंकेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट। तो एक ही जैसी अभिक्रिया। मान लेते हैं एक एल्यूमिनियम धातु ले लेते हैं, इसकी अभिक्रिया चलो करा देते हैं इस बार कैल्शियम धातु के साथ। अब कैल्शियम पे तो 2 आवेश आता है, तो कैल्शियम धातु को कितने AlO2 चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे। तो आवेश को देखो और काम फटाफट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या से भी देख सकते हो, क्योंकि अब तुम रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ चुके हो। तो क्षार के साथ भी हम हाइड्रोजन को विस्थापन से बना सकते हैं। ठीक है बात। चलो, तो ये हो गई बच्चों हमारी पहले प्रकार की अभिक्रिया, कैसे हम क्षार अम्ल इन सब के साथ H+ का विस्थापन करते हैं अलग अलग तरह से। अब दूसरी बनाने की जो विधि है वो भी औद्योगिक विधि है, वो है हमारे पास बच्चों हाइड्रोकार्बन से। क्योंकि ध्यान दो तो हाइड्रोकार्बन में भी हाइड्रोजन है। देखो यहां पे अभिक्रियाओं में क्या है, यहां पे अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है कार्बन ले लें, कार्बन ठोस, या कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें, कोई सा भी। इनकी अभिक्रिया यदि मैं इनको जलाता हूं, पढ़ा होगा, यदि किसी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो उसके अंदर जितना भी कार्बन है सब बना देगा CO2, जितना भी हाइड्रोजन है सब बना लेगा H2O। तो जलाने से हाइड्रोजन भी जल जाएगा, जलाने से जो यहां H है वो भी क्या होगा? जल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? हम जलाएंगे लेकिन इनडायरेक्टली, सामने सामने नहीं जलाएंगे। किसी को जलाने का एक और तरीका होता है, एक तो सीधे गर्म करके जला दो किसी चीज को, दूसरा तो मतलब भाप डाल दो। कई बार होता है ना हाथ खाल वाल जल जाती है भाप से, तो यहां भी हम लोग भाप लेंगे।
भाप के अंदर भी बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। गुप्त ऊष्मा पढ़ी ना, लेटेंट हीट। तो इनको हम लोग भाप की मदद से, वाष्प की मदद से जलाएंगे। तो पूरी तरह से नहीं जलेगा, जलन होगी लेकिन अधूरी जलन होगी। इसका एक बहुत सुंदर सा उदाहरण बताऊंगा अभी। तो पूरी तरह से नहीं जलेगा, तो कार्बन जब पूरी तरह से जलता है तो CO2 बनाता है, लेकिन जब आंशिक रूप से जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। यहां भी कार्बन जब आंशिक रूप से जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और ऑक्सीजन ले लिया कार्बन ने, H बच गया, तो हाइड्रोजन गैस अलग होगी, हाइड्रोजन गैस अलग होगी। तो यहां पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण मिलेगा। इस मिश्रण को वाटर गैस या संश्लेषण गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस, क्योंकि इसकी उपयोग से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं। पहले 1:1 में कहा जाता, तो किसी भी अनुपात में बने, किसी भी अनुपात में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है तो उसको कहा जाएगा संश्लेषण गैस। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर है तो उसको कहा जाएगा प्रोड्यूसर गैस। पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अब देखो इसका उदाहरण जो कह रहा था, सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से नहाते, गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म हो तो भाप उत्पन्न करेगा। तो जब हम गर्म पानी से नहा रहे हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में भी तो कार्बन है ना। जब वो गर्म पानी हमारी त्वचा से स्पर्श कर रहा है, हमारी खाल से टकरा रहा है, तो वो वाष्प थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी इसी अभिक्रिया से, हाइड्रोकार्बन वाली अभिक्रिया से। जब थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे आसपास के वायुमंडल में बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये होती जहरीली गैस। हीमोग्लोबिन से हमारे जुड़ेगी, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, ऑक्सीजन का जो चलना गमन है वो रोक देगी। तो ये गैस इतनी जहरीली है कि बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी जान लेने के लिए पर्याप्त है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो पूरी तरह से बंद ना रखें, वेंटिलेशन होना, हवादार होना जरूरी है। अगर आपके नहाने का स्थान पूरी तरह से बंद है, हर तरफ से कहीं से हवा जाने की जगह ही नहीं है, तो वहां पे अगर ये गैस बनी तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसा एक हुआ भी है, कभी न्यूज में देखना, एक ऐसे किस्से की खबर आई हुई है। तो ये बहुत खतरनाक भी है और बहुत अच्छी अभिक्रिया भी है। यहां पे क्योंकि हमने कार्बन को, कोयले को बदल दिया गैसीय उत्पादों में, तो इसे कोल गैसीयकरण भी कहते हैं। इस पहली वाली अभिक्रिया को कोल गैसीयकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, कोल गैसिफिकेशन। क्योंकि जो पहले ठोस कोल था, कोयला था, वो अब गैसीय उत्पादों में बदल गया, वो अब गैसीय उत्पादों में बदल गया। तो सीधी सी बात है, किसी भी कार्बन के यौगिक को, किसी भी कार्बन के यौगिक को यदि भाप की मदद से आंशिक रूप से जलाया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, आंशिक रूप से जलाया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये भी तो कार्बन का यौगिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी, देखो अपनी बात को हम यहां पे पढ़ा लेते, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो कार्बन का यौगिक, ये भी तो जल सकता है, इसको जला दो। चलो ठीक है, कह रहे हैं तो जला देते हैं। तो किसी भी कार्बन यौगिक में हमने जो बना था उसी को और भाप दे दी, मतलब यह अभिक्रिया हो, इसी में भाप और डाल दी। तो भाप और डालने से क्या होगा, कार्बन तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बाद में हम अलग तरह से आर्सेनाइड से अलग कर लेंगे, और यहां पे और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, यहां पे और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो हमने क्या किया, वाटर गैस का एक अवयव था कार्बन मोनोऑक्साइड, उसी की मदद से, वाटर गैस के अवयव की मदद से ही दूसरा अवयव हाइड्रोजन गैस बना लिया। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है वाटर गैस शिफ्ट या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वाटर गैस प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो किसी भी कार्बन या कार्बन के यौगिक को आंशिक रूप से जला के हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो बहुत सारी अभिक्रियाएं दिखेंगी हाइड्रोजन बनाने की। कुल मिला के अभिक्रिया दो प्रकार की, H+ के विस्थापन वाली अभिक्रिया एक वो, दूसरी कार्बन के यौगिकों के आंशिक जलाने वाली विधि। तो ये दो प्रकार की विधि ही हैं जिनसे हम हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ, हाइड्रोजन के गुणधर्म, हाइड्रोजन के गुणधर्म। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। भौतिक मतलब दिखता कैसा है, चलता कैसे, खाता क्या है, ये सारी बातें। तो हाइड्रोजन गैस हमारे आसपास के वायुमंडल में है,
कोई स्वाद आया कभी? कभी भी कोई स्वाद आया हो? स्वादहीन है, स्वादहीन। क्या वायुमंडल का रंग है? रंगहीन। क्या वायुमंडल में गंध है? वैसे मनुष्य तो बहुत सारा वायुमंडल खराब कर रहा है, लेकिन वायुमंडल वास्तविक रूप से कैसा है? गंधहीन। तो हाइड्रोजन गैस खुद भी स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस भी नहीं कर सकते स्मेल करके, और ना ही हम टेस्ट करके इसको स्वाद लेके महसूस कर सकते हैं, प्रयोग से देखते हैं। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, हाइड्रोजन गैस जल में भी बहुत ज्यादा विलय नहीं है। तो जल में इसकी विलयता कैसी है? बहुत अल्प है। आप लोगों ने गैसीय अवस्था में पढ़ा होगा वैन डर वाल नियतांक ए, जो बड़ी गैसों का ज्यादा होता है, वैन डर वाल नियतांक ज्यादा होगा तो द्रवीकरण आसान होगा। तो हाइड्रोजन हीलियम बहुत छोटी गैस है, इनके अंदर आकर्षण बल ना के बराबर है, आकर्षण बल ना के बराबर है, यानी कि इनका द्रवीकरण करना बहुत मुश्किल होने वाला है, इनको द्रव बनाना भी अत्यंत कठिन होगा। इनका वैन डर वाल नियतांक बहुत ज्यादा कम है, वैन डर वाल नियतांक ए का मान बहुत कम है। हाइड्रोजन का वो देखा होगा संपीडीय गुणांक वाला वक्र, हाइड्रोजन हीलियम गैस सीधे ऊपर चली जाती है हर बार, सीधे सीधे ऊपर, बाकी गैसें तो पहले नीचे जाके ऊपर जाती हैं, हाइड्रोजन हीलियम सीधे ऊपर जाती हैं। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आई ना, संपीडीय गुणांक वाली गैसीय अवस्था अध्याय जाके पढ़ो। देखो किसी भी अध्याय को हल्के में नहीं लेना, ये नहीं सोचना है कि अच्छा हमने एक बार पढ़ लिया हो गया काम, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना तुम रिपीट करोगे, जितना तुम बार 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 खुद से करोगे, उतना सीखोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों का ये मानना होता है अच्छा ये मैंने पढ़ लिया, इस लेक्चर को मैं दोबारा देख लूंगा, या मैं दूसरे सर से दोबारा पढ़ लूंगा, फिर सोचते हैं अच्छा मैं अपने दोस्त से दोबारा सीख लूंगा, अच्छा स्कूल में दोबारा पढ़ लूंगा। वो सोचते हैं कि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, उन्हें 10 बार पढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनका फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो चाहे इस अध्याय को तुम कहीं से भी 1 बार, 10 बार, 50 बार पढ़ लो, तुम्हें खुद कम से कम 3-4 बार पढ़ना है, खुद कम से कम 3-4 बार मेहनत करके पढ़ना है, कठिन काम करना है, परिश्रम करना है। तो हाइड्रोजन का द्रवीकरण भी क्या है? अत्यंत कठिन है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, और जब अशुद्ध हाइड्रोजन होती है तो वो पॉप साउंड के साथ, पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ये हाइड्रोजन का टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में कि हाइड्रोजन गैस अगर कहीं बन रही है तो देख के, सूंघ के या टेस्ट करके तो बता नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां से भी हाइड्रोजन गैस हमें लग रहा है कि निकल रही है, उसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली या जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे। मोमबत्ती, माचिस की तीली खुद बुझ जाएगी और जो गैस है उसमें थोड़ा सा जलने लगेगी और एक पॉप साउंड आएगा, पॉप साउंड। तो वो जो ध्वनि आती है वो ये ध्वनि निश्चित कर देती है कि जो गैस बनी वो गैस कौन सी बनी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन के कुछ भौतिक गुणधर्म है। अब बच्चों समझते हैं हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। ज्यादा नहीं है, ज्यादा है नहीं। पहला रासायनिक गुणधर्म, हाइड्रोजन को यदि जलाया जाए तो ये बनाएगा पानी, और ये अभिक्रिया भी क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया जो बहुत काम की है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया यदि नाइट्रोजन धातु के साथ कराए, नाइट्रोजन आधातु के साथ कराई जाए तो बनता है अमोनिया। अमोनिया ये हमारे पास ये भी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और इसको हेबर विधि या हेबर प्रक्रम कहा जाता है। ये अमोनिया गैस बनाने का औद्योगिक विधि भी, यानी ग्रुप वर्ग 15 में अमोनिया बनाने के लिए भी हम इसको पढ़ेंगे। हाइड्रोजन गैस को किसी भी हैलोजन के साथ गर्म करें तो ज्यादा क्रियाशील है तो अंधेरे में भी हो जाती है अभिक्रिया, जैसे फ्लोरीन के साथ अंधेरे में हो जाएगी, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ सामान्य परिस्थितियों में हो जाएगी।
आयोडीन क्योंकि कम क्रियाशील है तो आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराने के लिए प्रकाश को लेना पड़ेगा। तो अलग अलग हैलोजन की क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग तरह से, तो यहां बना लेगा HF। कहने की बात अगर ये देखा जाए तो हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं दो प्रकार से होती हैं, या तो हाइड्रोजन H से H+ बना के आधातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, H+, कोई भी आधातु ले लो, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फीन, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया, तो या तो हाइड्रोजन H+ बना रहा होता है, या हाइड्रोजन धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H- बनाता है। क्या बनाता है? H-। देखो ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अभिक्रिया। हाइड्रोजन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करा दो तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम धातु के साथ करा दो, कैल्शियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व, मतलब वो होते हैं ना कुछ लोग जो सबसे घुल मिल जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट, और एक होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के जो किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं। तो जो सबसे घुल मिल पाते हैं वो हाइड्रोजन है अपना, वो अपना हाइड्रोजन है। वर्ग नंबर 6 में क्रोमियम धातु के साथ बनाता है क्रोमियम हाइड्राइड, सिर्फ क्रोमियम के साथ बनाता है। वर्ग संख्या 6 में सिर्फ क्रोमियम के साथ अभिक्रिया करता है। वर्ग संख्या 7, 8 और 9 ये 3 ऐसे वर्ग हैं जिनसे हाइड्रोजन अभिक्रिया नहीं करता है। सिर्फ 3 वर्ग हैं जिनसे हाइड्रोजन अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी सबसे करता है। तो इन 3 वर्गों को कहा जाता है हाइड्राइड गैप या हाइड्राइड रिक्ति, कि ये हाइड्राइड नहीं बनाएगा, बाकी आवर्त सारणी का हर एक ग्रुप हाइड्राइड या हाइड्रोजन का यौगिक बनाएगा, हाइड्राइड या हाइड्रोजन का यौगिक बनाएगा। समझ पाए बात? हाइड्रोजन कहीं कहीं पे अपचायक की तरह भी काम करता है। वैसे तो ये सारे भी हाइड्रोजन के अपचायक हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी धातु से ज्यादा क्रियाशील है, जैसे कि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, जो ज्यादा क्रियाशील है विस्थापित कर देगा। तो कॉपर का धातु कर्म भी करता है, जो सस्ता कॉपर निकलता है वो इस विधि से निकाल लिया जाता है, हाइड्रोजन गैस पास करके। ऐसे ही पैलेडियम, प्लैटिनम आदि धातुओं को भी क्या करेगा? विस्थापित कर सकता है। तो ये बच्चों हाइड्रोजन के कुछ सामान्य रासायनिक गुणधर्म है। क्या है? सामान्य रासायनिक गुणधर्म। इन्हीं रासायनिक गुणधर्म में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के जो भी यौगिक होते हैं उनको हम हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। तो ये हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार के हाइड्राइड होते हैं। एक होते हैं जिन्हें बोलते हैं लवणीय हाइड्राइड, दूसरे को बोलते हैं आणविक हाइड्राइड, और तीसरे को बोलते हैं अंतरकाशीय हाइड्राइड। ये 3 प्रकार के हाइड्राइड हैं। पहले समझो हाइड्राइड क्या होता है। हाइड्राइड होता है किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोजन का एक द्विपरमाणुवीय यौगिक, किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोजन का एक द्विपरमाणुवीय यौगिक। समझना बात को। पानी का नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि हम आइड उनके अंत में लगाते हैं जो माइनस होता है। सही बात है ना? आइड उनके अंत में लगाते हैं जो क्या होता है? माइनस होता है। तो ऐसे बोला जाएगा तो इसके नाम में कहीं भी हाइड्राइड नहीं आएगा, लेकिन इसमें भी 2 ही तत्व है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इस पूरे यौगिक को हाइड्राइड यौगिक कहा जाएगा। यह भी हाइड्राइड की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर हाइड्राइड यौगिक के नाम में, हर हाइड्राइड यौगिक के नाम में हाइड्राइड शब्द आए। LiH यहां पे हाइड्रोजन -1 लिथियम +1, तो इसको तो बच्चों हम लोग बोलेंगे, इसके नाम में भी आएगा लिथियम, जो ऋण आयन है उसके नाम के अंत में आइड। तो इस बात को थोड़ा समझ लो कि ऐसा नहीं है कि हर वो यौगिक
जिसका हाइड्राइड श्रेणी में रखा गया उसके नाम के अंत में हाइड्राइड आता हो। नाम के अंत में क्या आता हो? हाइड्राइड आता हो। बट पहले हाइड्राइड हमारे कौन सा आते हैं? लवणीय हाइड्राइड। लवणीय मतलब ये लवण जैसे होंगे, अपघट्य होंगे, वैद्युत अपघट्य। तो ये मुख्यतः बनाते हैं एस ब्लॉक के धातु। तीन मुख्य ब्लॉक है, तीन प्रकार के हाइड्राइड है। एस ब्लॉक बनाएगा लवणीय, पी ब्लॉक बनाएगा आणविक और डी ब्लॉक बनाएगा अंतरकाशीय। ये तीन प्रकार के हाइड्राइड बनेंगे। एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक वाले बहुत प्रबल धातु हैं तो इनके हाइड्राइड में आयनिक गुण अधिक होगा। आणीय गुण अधिक होगा। तीसरा, क्योंकि इनमें हमेशा H माइनस होगा, तो जब भी इन हाइड्राइड का सोचो H माइनस, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभी बताया था, जब भी हम किसी आयन का अपघटन करेंगे वो अपना आवेश खोएगा। माइनस के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे देगा। धनायन के पास कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो H माइनस इलेक्ट्रॉन देने के बाद H बनाएगा। लो, एक और विधि आ गई। तो इनका भी वैद्युत अपघटन करने पे हमें H माइनस का परिवर्तन किसमें दिखेगा? H2 में। यानी कि ये जो H माइनस है, क्योंकि ऋण आयन है, तो ये एनोड पे हाइड्रोजन देगा। कहां देगा? एनायन एनोड पे देगा। तो H प्लस आयन होगा, वो भी हाइड्रोजन गैस देगा लेकिन कैथोड पे। H माइनस आयन होगा, वो भी हाइड्रोजन देगा लेकिन एनोड पे। तो लवणीय हाइड्राइड का वैद्युत अपघटन करने पे भी हाइड्रोजन गैस मिलेगी और आणविक हाइड्राइड का भी अपघटन करने पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और क्या देख सकते हैं? एक और बहुत काम की बात है। अगर ये हाइड्राइड यानी H माइनस, H2 पानी में मिलाए गए, ये जितने भी लवणीय हाइड्राइड है इसमें H माइनस में होगा। अगर ये H माइनस पानी में मिलाया गया तो पानी क्या देता है? H प्लस। विपरीत आवेश हमेशा आकर्षित करते हैं। H माइनस बैठा है एक कोने में, H प्लस बैठा है दूसरे कोने में, दोनों ने एक दूसरे को देखा, आकर्षण हुआ, आके चिपक गए। H माइनस H प्लस मिलके क्या बना लेगा? H2। तो फिर से हमें क्या मिल गया? हाइड्रोजन गैस। तो एक बार जब समझ लोगे ना तो आसान लगती है चीजें कि यहां पे हाइड्राइड, अब जब चाहे लिथियम ले लो, चाहे सोडियम ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, किसी भी एस ब्लॉक के धातु का हाइड्राइड ले लो, वो हाइड्राइड यहां पे H2 गैस उत्पन्न करेगा, वैद्युत अपघटन से भी और पानी में मिलाने पे भी। क्योंकि ये आयनिक हैं तो आयनिक यौगिकों का गलनांक भी उच्च होता है, उनका स्थायित्व भी उच्च होता है, सबके सब ठोस भी होते हैं। तो जो भी आयनिक यौगिक वाले गुणधर्म है वो इसमें मिलेंगे। अगर ठोस अवस्था है तो वैद्युत के सुचालक नहीं होंगे क्योंकि आयन अपनी अपनी जगहों पे फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। लेकिन यदि पानी में मिला दोगे तो वैद्युत के सुचालक भी बन जाएंगे। तो मिलाने पे, गलाने पे वैद्युत सुचालकता भी आ जाती है। ये सारी बातें मिलेंगी। कुछ हाइड्राइड यहां पे मिश्रित भी होते हैं। कैसे? मिश्रित हाइड्राइड भी होते हैं। मिश्रित हाइड्राइड का मतलब एक या एक से ज्यादा धातु के हाइड्राइड, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये लिथियम और एल्यूमिनियम का मिश्रित हाइड्राइड है, H माइनस है यहां भी। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये सोडियम और बोरॉन धातु का मिश्रित हाइड्राइड है, बोरॉन आधातु का। तो मिश्रित हाइड्राइड में एक से ज्यादा तत्वों के साथ हाइड्राइड बनेंगे। और क्योंकि ये हाइड्राइड H माइनस दे दें तो H माइनस के कारण ये प्रबल औपचायक होते हैं। H माइनस देने वाले बहुत अच्छे अपचायक माने जाते हैं। तो ये बच्चे तुम लोग अकार्बनिक रसायन से कार्बनिक रसायन में जब जाओगे तो वहां भी देखोगे कार्बनिक यौगिकों का अपचयन करने की अभिक्रिया आएगी। तो वहां पे यही H माइनस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो, ये बहुत प्रबल है, बहुत ही ज्यादा प्रबल है। तो ये सारे हाइड्राइड आयन वाले क्या होते हैं? प्रबल अपचायक भी होते हैं। तो ये बात हुई लवणीय हाइड्राइड के बारे में जो तुमने सीखी। अगली बात पे आते हैं। अगले हाइड्राइड को बोलते हैं कौन सा हाइड्राइड? आणविक हाइड्राइड, जो आधातु के साथ बनेगा। आणविक हाइड्राइड मुख्यतः H प्लस होते हैं। इनमें H प्लस के रूप में होता है, यानी H पे प्लस एक आवेश होता है।
ये मुख्यतः बच्चों कौन बनाएंगे? मुख्यतः बनाएंगे पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक में अधातु भी बनाएंगे, धातु भी बनाएंगे और उपधातु भी बनाएंगे। जैसे पी ब्लॉक का वर्ग 13, बोरॉन बनाएगा BH3, एल्यूमिनियम बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, ये सब। वर्ग 14 कार्बन बनाएगा मीथेन, कार्बन के और भी हाइड्राइड होते हैं। कार्बन के हाइड्राइड का ही दूसरा नाम क्या होता है? कार्बन के ही हाइड्राइड का दूसरा नाम होता है हाइड्रोकार्बन। पूरा कार्बन एक यौगिक आ गया। ऐसे ग्रुप 15 में नाइट्रोजन बनाएगा अमोनिया, ये बनाएगा फॉस्फीन, और ऐसे ही आगे बनेंगे। वर्ग 16 में पानी बनाएगा H2O, सल्फर बनाएगा H2S, और भी बनाएंगे। मैं से पहले दो। वर्ग 17 में फ्लोरीन बनाएगा HF, ये बनाएगा HCl, HBr, HI, ऐसे बनेंगे। तो ये सारे हाइड्राइड बनेंगे। अब देखो इनमें देखा जाए वर्ग 13 में तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। वर्ग 14 में देखा जाए तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। वर्ग 15 में देखा जाए तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन जिनमें 3 हाइड्रोजन है, तो 5 संयोजी में से एक बच गया लोन इलेक्ट्रॉन का युग्म और 3 हाइड्रोजन। वर्ग 16 में भी 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 बच गए और एक एक 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए। वर्ग 17 में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 करने होते हैं, रासायनिक बंध याद है ना, 3 लोन युग्म बच गए और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो ये देखा जाए तो यहां पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन, अष्टक अपूर्ण। अष्टक अपूर्ण तो आपने साम्य अवस्था वाले में पढ़ा होगा, ऐसे को लुईस अम्ल कहा जाता है, लुईस अम्ल कहा जाता है। यहां पे देखो तो बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन, यहां 8 8 8, सबका अष्टक पूरा है, लेकिन इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो दे सकते हैं। तो जिनके पास अष्टक पूरा होने के साथ साथ लोन पेयर का युग्म होता है, उनको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? लुईस बेस या लुईस क्षार कहते हैं। ये वाला ना ही एसिड है और ना ही क्षार है, ना ही एसिड है और ना ही क्षार है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पर्याप्त है। तो इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हाइड्राइड कहते हैं। इन तीनों को हम इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन की आधिक्य वाले हाइड्राइड कहते हैं। और इसको हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, की इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पर्याप्त है, ना कम है ना ज्यादा है, वो वाले हाइड्राइड। तो हमारे पास आणविक हाइड्राइड में भी 3 और ज्यादा श्रेणियां बन जाती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, वर्ग 14 के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पर्याप्त हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन के आधिक्य वाले, वर्ग 15 16 17। अब कोई ये मत कहना कि सर वर्ग 18 का क्या हुआ, आपने बोला था आवर्त सारणी में हर अभिक्रिया करता है, तो वर्ग 18 तो भाई अलग है, वो परिवार ही अलग है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, तो वो हाइड्रोजन से भी नहीं करेगा, वो हाइड्रोजन से भी नहीं करेगा। अब देखो यहां पे क्या क्या बातें हैं। मुख्यतः ये क्या होता है, ये इनमें सहसंयोजी गुण ज्यादा है, क्योंकि आधातु के यौगिक हैं, तो ये मुख्यतः सहसंयोजी है। सहसंयोजी होंगे तो इनके गलनांक भी कम होंगे, इनके क्वथनांक भी कम होंगे, इनका स्थायित्व भी कम होगा, इनकी विद्युत सुचालकता भी कम होगी। पानी विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है, शुद्ध पानी तो नहीं है। दूसरा ये क्योंकि इनमें आयन कम मिलेगा, तो इनका जल अपघटन भी आसानी से नहीं होगा। H होगा लेकिन वो +1 होगा, लेकिन वो आयन नहीं देगा आसानी से। आयन देगा तो H+ वाली अभिक्रिया होगी, तो यहां ज्यादा अभिक्रियाएं नहीं है, इनकी ज्यादा अभिक्रियाएं सीधी सीधी नहीं। मुख्य बात यह है कि ये जो हाइड्राइड है, जब हम इसमें आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो इनकी अम्लीयता बढ़ेगी, और जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो भी इन हाइड्राइड की अम्लीयता बढ़ेगी। अब ये अम्लीयता क्यों बढ़ती है, तो भाई आप 12th में ही सीख पाओगे, पी ब्लॉक में या 11 के पी ब्लॉक में सीखे। तो यानी कि अमोनिया, हमें पता है, देखो कहने को लुईस क्षार है, अमोनिया क्षारीय है, पानी उदासीन है, HF अम्लीय है। लुईस क्षार अलग बात है, अम्लीय होना अलग बात है। क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, सबको पता नहीं, ये तो अम्लीय वर्ग होता है। क्षारीय बढ़ के उदासीन हुआ, उदासीन से बढ़ के अम्लीय हो गया, तो अम्लीयता बढ़ी या नहीं बढ़ी। ऊपर से नीचे आओ, उदासीन, अम्लीय, उदासीन से किधर की तरफ आ गया, अम्लीय, कम अम्लीय, ज्यादा अम्लीय, बहुत ज्यादा और ज्यादा।
हेलोजन वर्ग में सबसे ज्यादा अम्लीय होता है HI। हेलोजन वर्ग में सबसे ज्यादा अम्लीय क्या होता है? HI। तो बहुत काम की बात है। अब लगेगा सही ये बात याद नहीं रहेगी क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई। बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, एक बार में मैं कह रहा हूं याद नहीं होगा। डेली रीड करोगे, सिर्फ रीड करोगे, अपने आप याद होंगी बातें। ये सारी बातें अपने आप ही रटेंगी, अपने आप याद होंगी, चिंता की कोई विषय नहीं। तो ये हो गए बच्चों हमारे पास दूसरे टाइप के हाइड्राइड जिन्हें हम बोलते हैं आणविक हाइड्राइड। अब तीसरे आते हैं, तीसरों को कहा जाता है अंतरकाशी हाइड्राइड। क्या कहा जाता है? अंतरकाशी हाइड्राइड। इनमें क्या होता है? ये मुख्यतः बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक के तत्व। इनमें कुछ इस प्रकार से होता है कि ना ही यहां पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है, ना ही H+ बनता है, ना ही H- बनता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे पास हाइड्राइड है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है, वो उन धातु के जालक के अंदर जो रिक्त स्थान है, जो अंतरकाशी स्थान है, उनमें जाके बैठ जाते हैं। तो इनमें हमारे पास रस समीकरणमति का भी पालन नहीं होता है। तो इनको कई बार हम अरस समीकरणमतीय हाइड्राइड भी कहते हैं। इन्हीं में कुछ धातु हैं जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, ये बहुत अच्छे से हाइड्रोजन गैस का अवशोषण करेंगे। तो अवशोषण करने के कारण, अवशोषण करने के कारण ये बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल में लाए जाते हैं हाइड्रोजन गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जो हाइड्रोजन को संभाल सके। तो ये हाइड्रोजन गैस का अवशोषण कर लेते हैं और इनमें अवशोषित करके अंतरकाशी हाइड्राइड बना के हाइड्रोजन गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर इनको गर्म करके आसानी से हाइड्रोजन गैस निकाली जा सकती है। तो ये हम हो गए हमारे पास हाइड्रोजन के हाइड्राइड के प्रकार, हाइड्रोजन के हाइड्राइड के प्रकार। अगला यौगिक जो आता है हाइड्रोजन का, सबको पता है कौन सा? जल। जल बनाने की तो जरूरत है नहीं, तुमने बहुत सारी अभिक्रिया देखी होंगी जिनमें जल बनता है। तो जल के बारे में सामान्य बातों का अध्ययन करेंगे। पहला, जल में ऑक्सीजन का जो संकलन है, जैसे रासायनिक बंध में सिखाया था, निकाला जा सकता है। तो संकलन है sp3। जल की जो ज्यामिति है वो ज्यामिति है चतुष्फलकीय। ज्यामिति कैसी? चतुष्फलकीय। लेकिन जल की जो संरचना है वो मुड़ा हुआ है, बेंट संरचना बोलते हैं, क्योंकि लोन पेयर की वजह से, लोन युग्म होने की वजह से इसकी संरचना मुड़ी हुई है। दूसरी बात, जल का क्वथनांक आणविक हाइड्राइड में काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा क्वथनांक यहां पे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जल के अंदर होता है हाइड्रोजन बंधन, याद है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन। तो उस हाइड्रोजन बंधन की वजह से जल का एक अणु दो अपने लोन युग्मों के कारण और दो अपने हाइड्रोजन के कारण, जल का एक अणु कुल मिला के 4 प्रकार के हाइड्रोजन बंध बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो इस हाइड्रोजन बंध के बनने की वजह से जल का जो अणु है वो काफी सारे अणुओं से जुड़ जाता है, और जुड़ने की वजह से उसका क्वथनांक और गलनांक ये सब क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। अगली जो काम की बात है, वो काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि जल जो है वो अकेला ऐसा ऑक्साइड है जो उदासीन भी है और उभयधर्मी भी है। यानी जल
अम्ल की तरह भी रह सकता है, जल क्षार की तरह भी रह सकता है, और जल उदासीन भी होगा। उदासीन क्यों होगा? क्योंकि यदि शुद्ध जल है तो जितना वो H+ देगा, H+ और OH- दोनों देगा, तो जितना वो H+ आयन देगा उतना ही OH- आयन देगा। दोनों की सांद्रताएं बराबर हैं, तो जितना अम्लीय है उतना ही क्षारीय है। ले दे के सब कुछ कट कटा जाएगा, अम्ल क्षार गुण खत्म, तो कैसा बचा? उदासीन। इसलिए हमारे पास जो शुद्ध जल होता है वो जल अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों की वजह से उदासीन होता है, दोनों गुणों की वजह से उदासीन होता है। लेकिन यदि इसी शुद्ध जल में कोई अम्ल मिलाओगे तो अम्ल H+ देगा, तो जल H+ आयन को ग्रहण कर लेगा। तो अम्ल ने H+ दिया, जल ने वो H+ आयन लिया, तो बन गया हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ने बना दिया जल को अम्लीय। तो अम्ल के साथ, यदि मेरे पास अम्ल है, अम्ल के साथ जल हो जाता है क्षारीय। जल कैसा हो जाता है? क्षारीय। इसलिए हम जल को उभयधर्मी या फिर एम्फोटेरिक बोलते हैं। अगर अम्ल की जगह मेरे पास क्षार है, जैसे मान लो मेरे पास क्षार में अमोनिया है, तो क्षार को H+ चाहिए, तो इस बार H+ जल देगा, तो क्षार को H+ दे भी देता है और अम्ल से H+ ले भी लेता है। तो क्षार को जब H+ देगा तो बना लेगा NH4 अमोनियम आयन और OH-। तो क्षार के साथ की अभिक्रिया में जल बन जाता है अम्लीय। तो ये कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो जल के क्षारीय और अम्लीय गुणों का वर्णन करती है। जल के क्षारीय और अम्लीय गुणों का वर्णन होता है यहां से। अगली बात समझो। यदि अगली बात देखी जाए, बात संख्या D, अगर कुछ भी नहीं है तो जल खुद के लिए ही एक अपना बन जाता है अम्ल और दूसरा अपना बन जाता है क्षार। बहुत काम की अभिक्रिया है बच्चों, ये बहुत ज्यादा काम की। देखो यहां पे क्या हुआ, इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्व उदासीनीकरण, सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन। अगर कभी तुमसे कहा जाए जल के उभय धर्मी गुणों को दिखाओ, तो या तो अम्ल क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया दिखा दो या खुद का ही उदासीनीकरण दिखा दो, सेल्फ प्रोटोलाइसिस, ऑटो प्रोटोलाइसिस भी बोलते हैं इसे। यहां पे क्या हुआ, जल के एक अणु ने H+ दिया, जल के एक अणु ने H+ दिया, जिसने दिया वो बन गया OH-, जिसने दिया वो क्या बन गया, जिसने दिया वो बन गया OH-। और जल के दूसरे अणु ने H+ लिया, और जिसने H+ लिया यानी जिसने क्षार बनाया वो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। तो जल का ही अणु H+ ले भी रहा है, H+ दे भी रहा है, जल दोनों काम कर रहा है। H+ दे के अम्लीय काम भी कर रहा है, H+ ले के क्षारीय काम भी कर रहा है। तो ये जल के बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और भी अभिक्रियाएं हैं, कुछ अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं जल अपघटन, जहां पे जल की मदद से हम अपघटन करते हैं। जैसे आपने आयनिक साम्य अध्याय में पढ़ लिया है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, लवण का जल अपघटन। लवण जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल या क्षार बनाते हैं। कुछ को बोलते हैं जलयोजन होना, हाइड्रेशन, जल के साथ जुड़ जाना। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, या मान लेते हैं कॉपर सल्फेट है, सूखा हुआ कॉपर सल्फेट है निर्जल, इसको भाप दे दी, तो ये भाप में से 5 पानी के अणुओं को अवशोषित कर लेगा और बना लेगा 5H2। इनको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण के पानी, पढ़ा है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल के पानी होते हैं। यहां पे देखी जाए तो इसका संरचना काफी काम की। इसमें जो 5 जल हैं, 5 में से 4 जल के अणु यहां पे उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कौन सा बंध? उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। या पढ़ोगे कक्षा 12 उप सहसंयोजन यौगिक में। तो अभी इतना याद रखना, ये बात अभी के लिए याद रखनी है 12वीं कक्षा से पहले, कि 5 में से 4 अणु बना रहे उप सहसंयोजन बंध। सल्फेट आयन है जो अनुनादी आयन होता है,
तो यहां पे सारे बंध आंशिक द्विबंध है। सल्फेट आयन अनुनादी आयन है, सारे बंध आयनिक द्विबंध है। और बीच में जो पानी है, जो बचा हुआ एक पानी है, वो माइनस वाले सल्फेट के साथ और प्लस वाले कॉपर के साथ हाइड्रोजन बंधित है। तो यहां पे जो क्रिस्टलीकरण के पानी है, इनको डॉट में जो भी पानी लिखते हैं उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकृत पानी। तो जो हमारे पास बच्चों यहां पे क्रिस्टलीकृत पानी है, वो क्रिस्टलीकृत पानी अलग अलग तरह से जुड़ सकता है। कहीं पे आयनिक बंध से जुड़ सकता है, कहीं पे उप सहसंयोजन बंध से जुड़ेगा, कहीं पे हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा। तो इस पे भी प्रश्न बने हुए, इसलिए पढ़ना जरूरी है। खास कैसे ये कॉपर सल्फेट डॉट 5, इसको बोलते हैं नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं? नीला थोथा बोलते हैं। पुराने टाइम में एक लेई नाम का यौगिक आता था, देखा होगा, चिपकाने में उपयोग करते थे। तो वो लेई में इसको मिलाते थे क्योंकि जहरीला होता है, ताकि जब किताबों को तुम लेई से चिपकाओ तो चूहे जैसे जानवर उससे दूर रहें, खराब ना करें। तो इसको बोलते हैं नीला थोथा, नीले रंग का होता है। इसमें काम की बात जो पढ़ना होनी चाहिए, इसकी संरचना। 5 पानी में से 4 पानी उपसहसंयोजन बंध से जुड़े हैं, 1 पानी हाइड्रोजन बंध से जुड़ा है। तो ये बात हुई जल के बारे में। इतनी बात समझ। जल का उपयोग बताने की जरूरत है क्या? जल का उपयोग अब ये बहुत काम का है। कठोर और मृदु जल, कठोर और मृदु जल होता है क्या? देखो, साबुन होता है एक। साबुन मुख्यतः क्या होते हैं? सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। उच्च स्तरीय या उच्च चेन वाले या लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, और इसी RCOO- की वजह से साबुन झाग उत्पन्न करता है। अब यदि जल में कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के स्वतंत्र आयन है, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर जल में कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के स्वतंत्र आयन है तो ये आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके अवक्षेप बना लेते हैं। साबुन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेंगे? अवक्षेप बना लेंगे। तो जब ये साबुन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, एक अवक्षेप बना रहे हैं, तो इस अवक्षेप के बनने की वजह से जो साबुन का मुख्य भाग है, वो तुम्हें जल की सतह पे तैरता हुआ दिखेगा। तो साबुन का जो मुख्य भाग झाग उत्पन्न करता था, कार्बोक्सिलेट अम्ल वाला, वो मुख्य भाग ही चला गया। तो साबुन झाग उत्पन्न नहीं कर पाएगा, हमें उसमें और साबुन मिलाना पड़ेगा। पहले साबुन मिलाते जाएंगे, इसको गायब करेगा कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके बाद जाके झाग उत्पन्न होगा। तो जो साबुन हमारा झाग उत्पन्न कम कर पा रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की वजह से, ऐसे जल को बोलते हैं कठोर जल। डिटर्जेंट में कोई दिक्कत नहीं है, अपमार्जक में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है? दिक्कत है कैल्शियम मैग्नीशियम के स्वतंत्र आयन होने से साबुन के साथ दिक्कत है। तो साबुन के साथ जो भी जल कम झाग देता है या साबुन की मात्रा ज्यादा उपयोग करने पे झाग देता है, आसानी से झाग नहीं देता है, उसको बोलते हैं कठोर जल। और ऐसा जल जो आसानी से झाग दे उसको बोलेंगे मृदु जल। झाग क्यों नहीं मिलेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्वतंत्र आयन के से। क्यों नहीं मिलेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्वतंत्र आयन के से। तो 6 लवण हैं, मुख्यतः 6 लवण हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। ये 4 ऐसे आयन हैं जो जल में स्वतंत्र कैल्शियम मैग्नीशियम आयन देंगे। बाकी कोई होगा तो वो स्वतंत्र नहीं देंगे, हो सकता दे ही ना, हो सकता है वो पानी से अपने आप अलग हो जाए। तो ये 6 ऐसे आयन हैं, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, जो हमारे पास पानी में स्वतंत्र कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन देंगे। इनकी वजह से कठोरता आने को कहते हैं अस्थायी कठोरता।
क्योंकि इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। और इनकी वजह से जो कठोरता आती है इन चारों की वजह से, उसको बोलते हैं स्थायी कठोरता। तो कठोरता भी दो प्रकार की होती है। इनको अलग करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इनको अलग करने के लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास कठोरता की बात। चलो आगे देखते हैं। देखो समझना, कठोर जल का मतलब उसमें क्या है? कठोर जल का मतलब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। तो सबसे पहले तो कठोर जल में यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है, यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है? बाइकार्बोनेट है, तो इसको सिर्फ उबाल लो, यानी गर्म कर लो। तो बाइकार्बोनेट गर्म करने से कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनेट में। कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह मैं एम धातु लिख लेता हूं। यहां पे क्या करूं मैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह एम धातु लिख ले। तो ये बदल जाते हैं बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट में, और हमारा जल कैसा हो गया? हमारा जल मृदु हो गया। क्यों हो गया मृदु? क्योंकि इस प्रकार के जल में कैल्शियम मैग्नीशियम का आयन गया, वही 6 होने चाहिए, कार्बोनेट है कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसी प्रकार के जल में जिसमें बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाऊंगा तो या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बना देगा, या वो मैग्नीशियम का अगर होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बना देगा। तो ये अवक्षेप बनने से भी क्या हुआ? कैल्शियम मैग्नीशियम बाहर हो गया। कैल्शियम मैग्नीशियम बाहर हो गया तो बचा हुआ जल कैसा हो गया? मृदु जल हो गया। तो अस्थायी कठोरता हटाना आसान है, उबाल के भी तुम अस्थायी कठोरता को हटा सकते हो। देखा होगा जैसे घरों में गीजर होता है, एक वो छड़ आती पानी गर्म करने वाली, या नल होते हैं, तो उनके आसपास में देखा होगा सफेद रंग का अवक्षेप बन जाता है। वो क्या है? यही है कार्बोनेट अवक्षेप। क्यों? समय के साथ साथ कठोर जल आ रहा है उनमें, बार बार जल कठोर आ रहा है, तुम उसको गर्म कर रहे हो छड़ डाल के या गीजर के अंदर, तो अंदर से कहीं ना कहीं जो जल के अंदर बाइकार्बोनेट है वो क्या बन रहा है? कार्बोनेट बना के वहीं पे चिपक जा रहा है। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे एक परत सी जम जाती है जहां भी जल का ज्यादा उपयोग होता है। तो जल से कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अलग करना आसान है, आसान होने की वजह से अपने आप भी अलग हो सकता है, और इसी वजह से बाइकार्बोनेट से जो कठोरता आती है उस कठोरता को कहते हैं, क्या कहते हैं? उस कठोरता को कहते हैं अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता तो उसको कैसे हटाओगे? उसके लिए जल की अभिक्रिया या तो कराओगे कैल्शियम कार्बोनेट से, पहले कराओगे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, Na6P6O18। इसका बाजार में नाम परम्यूटेट होता है, इसका बाजार का नाम परम्यूटेट होता है, तो इसको परम्यूटेट विधि भी कहते हैं। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ये क्या कहता है? 2 सोडियम आयन देता है और उन 2 सोडियम आयन की जगह कैल्शियम आयन चिपका लेता है। कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन को अपने पास चिपका के बंद कर लेता है, स्वतंत्र नहीं रहने देता है। जियोलाइट एक यौगिक होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये भी क्या कहता है? 2 सोडियम आयन देता है, 2 सोडियम आयन देगा तो सोडियम आयन मुक्त कर देगा, और कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो भी आयन होंगे वो जियोलाइट यानी जेड, ये जेड का मतलब एल्यूमिनियम सिलिकेट AlSiO4, ये होता है जियोलाइट आयन साधारण रूप से AlSiO4। जियोलाइट आयन की चिंता मत करो, वर्ग 14 में पढ़ोगे पी ब्लॉक में। तो ये सोडियम कैल्शियम या मैग्नीशियम को अलग कर लेता है और 2 सोडियम आयन दे देता है। ऐसे कुछ कार्बनिक रेजिन होती है, कुछ कार्बनिक रेजिन होती है, उनको हम दिखा देते हैं R-Na+ से। तो ये भी वही काम कर रही है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को अलग कर ले रहे हैं और सोडियम आयन दे दे रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 मुख्य विधि हैं स्थायी कठोरता हटाने की। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो हर विधि में समान काम हुआ, अलग अलग यौगिक आया, अलग अलग अभिकारक आया, सबने कहीं ना कहीं से सोडियम आयन दे दिया और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन पे कब्जा कर लिया। तो मुख्य काम क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम को हटाना, चाहे हम कैलगन से हटाएं, परम्यूटेट से हटाएं, इसको कैलगन भी कहते हैं,
इसका दूसरा नाम लिख देता हूं, कैल्गन। परमिटेड टू जियोलाइट को कहते हैं कैल्गन विधि कहते हैं, इसलिए इसको कैल्गन से हटा दो, इसका औद्योगिक नाम कैल्गन है। तो चाहे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट से हटा दो, इसका नाम याद रखना, पूछ लेते हैं कभी कभी नीट एग्जाम में, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इससे हटा दो। चाहे जियोलाइट से हटा दो, परम्यूटेड विधि कहते हैं इस जियोलाइट वाले को। चाहे रेजिन, कार्बनिक रेजिन से हटा दो। हर बार करना क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन पे कब्जा करना है और सोडियम आयन आजाद कर देना है। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के गायब होते जल कैसा बन गया, मृदु जल। तो स्थायी कठोरता हटाने की भी विधि है अपनी, अस्थायी कठोरता हटाने की भी अपनी विधि है। समझ पाए? अब बच्चों अगला जो बहुत काम का यौगिक है उसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये होता है H2O2। इसको बनाने की मुख्यतः दो विधि है। एक पहले से परऑक्साइड है जिसको बोलते हैं बेरियम परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, बेरियम परऑक्साइड। ठीक है, अब इस बेरियम परऑक्साइड में बच्चों मिला देते हैं H2SO4। तो बेरियम आयन चला जाता है सल्फेट के साथ और बना लेता है अपना सफेद अवक्षेप। जो पानी है वो अलग हो गया, और जो ये O2 था परऑक्साइड आयन, पहले से परऑक्साइड था, उसने H2 लिया और O2 अलग हो गया। तो ये मिल गया हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का जलीय विलयन। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड सिर्फ एक ऑक्सीजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O और H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। दूसरा जो औद्योगिक विधि है, इसमें लेते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अभिक्रिया कराते हैं। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल बोलते हैं इसको। ऐसे यहां पे एंथ्रासीन यानी कि 3 बेंजीन जैसी रिंग आपस में जुड़ी होती हैं। बीच वाला जो OH है, जो बीच वाला OH है वो बदल गया डबल बॉन्ड O में, यानी उससे 2 H निकले, O2 से 2 O मिले और उन्होंने मिलकर बना लिया H2O2। तो वायुमंडलीय ऑक्सीकरण करते हैं। इसका नाम होता है 2 इथाइल, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे देखो, यहां पे बीटा पोजीशन पे इथाइल लगा है। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ऑल मतलब अल्कोहल समुदाय लगा है, ऑल मतलब क्या लगा है, अल्कोहल समुदाय। और इसका नाम होता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। ओन मतलब यहां पे क्या लगा है, कीटोन समुदाय लगा है। अंतर ये यहां पे तीनों रिंग में एक साथ एरोमेटिसिटी आ रही है। यहां पे ये अलग बेंजीन का वलय है, रिंग है, और ये अलग बेंजीन की रिंग है। बीच में एरोमेटिसिटी नहीं आ रही, बीच में एक अनुनाद नहीं मिलेगा। तो ये जो OH था ये बदल गया डबल बॉन्ड O में, डबल बॉन्ड O में बदल गया और H2O2 मिल गया। तो H2O2 बनाने की ये हमारी 2 सामान्य विधियां हैं। क्या है, 2 सामान्य विधियां हैं। अगला देखेंगे तो H2O2 की जो संरचना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो संरचना है, वो संरचना बच्चों एक खुली किताब की तरह होती है। किसकी तरह, खुली हुई किताब की तरह, जिसमें किताब के जो बीच वाले हिस्से उस पर तुम मान सकते हो कि तुम्हारे पास दोनों ऑक्सीजन है, और किताब के दोनों तरफ के कवर पे 2 हाइड्रोजन है। तो एक खुली किताब की तरह कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। बीच में ऑक्सीजन बंद है, परऑक्साइड बंद, इधर एक तरफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ। यहां पे बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री के आसपास होता है। कौन सा, कितना कोण, 90 डिग्री के आसपास होता है। थोड़ा सा ठोस बनेगा तो कोण कम होगा, थोड़ा गैस आएगा तो कोण ज्यादा होगा। कोण नहीं याद रखना है, इसको हम खुली किताब संरचना बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं खुली किताब जैसी संरचना।
और H2O2 का मुख्य काम क्या है? H2O2 का बच्चों मुख्य काम होता है, ये दोनों की तरह करता है, मतलब ये ऑक्सीकारक भी है और साथ ही साथ ये एक अपचायक की तरह भी काम करता है। अब कैसे करता है वो देखो। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहां पे हाइड्रोजन किस ऑक्सीकरण होता है? -1। किसमें? -1। तो इसका ऑक्सीकरण हो सकता है, ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा? -1 से -1 से चला जाएगा 0 में, तो ऑक्सीकरण होके ही जाता है -1 से 0 में। ये हो गया H2O2 का ऑक्सीकरण। इसका अपचयन हो सकता है, -1 से और घटेगा तो अपचयित होके चला जाएगा -2 में, अपचयित होके चला जाएगा -2 में। यानी कि इसका ऑक्सीकरण हुआ, खुद ऑक्सीकृत होगा तो साथ वाले को क्या करेगा? साथ वाले को करेगा अपचायित। तो ये काम करेगा अपचायक की भांति, और खुद का अगर अपचयन हुआ तो साथ वाले को क्या करेगा? साथ वाले को कर देगा ऑक्सीकरण, साथ वाले को करेगा ऑक्सीकरण। तो तब ये ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा, तब बच्चों ये ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा। तो जेई मेंस में और नीट एग्जाम में बहुत बार प्रश्न ऐसे आए हैं कि H2O2 कब अपचायक बनेगा और कब ऑक्सीकारक बनेगा। 4 अभिक्रियाएं देंगे, अभिक्रिया याद भी नहीं रखनी है, सिर्फ इतना पूछेंगे कब अपचायक बन रहा है या किस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक के तरह काम करेगा। देखो पानी हर अभिक्रिया में बनता है, यहां पे 1 मिनट रुकना है, यहां पे पानी H2O, पानी बच्चों हर अभिक्रिया में बनता है। तो पानी देख के कभी मत देखना, अगर ऑक्सीजन गैस बनी, अगर ऑक्सीजन गैस बनी तो उस अभिक्रिया में H2O2 अपचायक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस नहीं बनी उसमें ऑक्सीकारक है। ऐसे देखना, पानी से मत देखना, क्योंकि पानी तुम्हें हर अभिक्रिया में बन जाएगा। पानी ये नहीं बना होगा, कोई और बना रहा होगा, कहीं और से आ रहा होगा। तो पानी देख के निर्णय मत करना, अच्छे से सुन लो इस बात को, भूल मत जाना। पानी को देख के निर्णय नहीं करना है, ऑक्सीजन गैस को देख के निर्णय करना। अगर ऑक्सीजन गैस बनी, अगर ऑक्सीजन गैस बनी अपचायक, ऑक्सीजन गैस नहीं बनी ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन गैस नहीं बनी ऑक्सीकारक। जैसे यहां पे देखो PbS प्लस H2O2, PbSO4 बनाता है और पानी बनाता है। यहां पे क्या बोलेंगे? H2O2 कैसे काम कर रहा है? ऑक्सीकारक अपचायक। क्या ऑक्सीजन गैस बनी? नहीं बनी, ऑक्सीजन गैस नहीं बनी तो H2O2 यहां पे ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑक्सीकारक का। एक और देख लो, MnO4 माइनस के साथ H2O2 की अभिक्रिया कराई तो यहां पे बन गया Mn2 प्लस अम्लीय माध्यम में, और साथ में बन गया ऑक्सीजन गैस, पानी भी बना। अब बताओ, पानी बना होगा कहीं और से आया होगा, पानी अम्ल से आ गया होगा, MnO4 माइनस आया होगा। H2O2 से O2 बना, O2 बना तो क्या बन गया? अपचायक। O2 बना तो क्या बना? अपचायक। तो बच्चों H2O2 दोनों प्रकार से काम करता है, वो अपचायक की भांति भी प्रकार करता है और ऑक्सीकारक की भांति भी वर्क करता है। H2O2 की यही एक खास बात है, यही अभिक्रिया H2O2 की खास बात है। बाकी हल्के नीले रंग का द्रव होता है, और ये क्योंकि ऑक्सीकारक है तो सारे ऑक्सीकारक अपमार्जक भी होते हैं, विरंजक भी होते हैं। H2O2 हमारे पास विरंजक भी होता है। विरंजक का मतलब ये रंग को गायब कर सकता है। तो पहले बालों को रंगहीन बनाने में, बालों का रंग गायब करने में इसको उपयोग करते थे। तो जितने भी ऑक्सीकारक हैं वो विरंजक भी बन सकते हैं। तो किसी भी रंगीन पदार्थ को हम रंगहीन बना सकते हैं H2O2 के उपयोग से। तो अगर कभी प्रयोगशाला में H2O2 के साथ खेल रहे हो तो H2O2 से हाथ को गीले करने के बाद बालों पे हाथ लगाओगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। H2O2 से खेल रहे हो तो बालों पे हाथ लगाओगे तो बुढ़ापा आ सकता है, ध्यान रखना। ये रंगीन पदार्थ को क्या कर सकता है? रंगहीन कर सकता है, रंगीन पदार्थ को
रंगहीन कर सकता है। तो ये H2O2 की कुछ खास बात है। पुराने समय में H2O2 की सांद्रता, H2O2 की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने का एक अलग तरीका था जिसको बोलते थे वॉल्यूम स्ट्रेंथ या फिर आयतन सांद्रता, जिसको बोलते थे वॉल्यूम स्ट्रेंथ या फिर आयतन सांद्रता। तो इसका सीधा सा सूत्र है कि जो आयतन सांद्रता है वो 5.6 गुणे नॉर्मलता होगी या फिर आयतन सांद्रता 11.2 गुणे मोलरता होगी। ये नीट के लिए बहुत काम का सूत्र है। नीट के एग्जाम में बहुत बार इस सूत्र पर आधारित सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए। आयतन सामर्थ्य का मतलब अलग होता है, वो काम का भी नहीं। मतलब होता है कि 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन से कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी, उसकी ऑक्सीकरण क्षमता के लिए कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी सामान्य ताप और दाब पे। तो हमें सूत्र समझना है कि आयतन सामर्थ्य का मतलब है 5.6 गुणे नॉर्मलता, 11.2 गुणे मोलरता, 11.2 गुणे मोलरता। अब बच्चों आपको इस अध्याय का एक बार अध्ययन करना है, ठीक है। इस अध्याय में जितनी काम की बातें थी वो मैंने सारी बता दी, लेकिन फिर भी इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन में जितना जब भी कोई अध्याय पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन का अध्ययन करना है। कोई लाइन नहीं समझ में आती तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, उस लाइन को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, लेकिन हर एक लाइन पढ़नी है। जितनी काम की बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली। प्रश्न हम इस पे लगाएंगे नहीं सीधे सीधे, क्योंकि प्रश्न तुम्हें खुद लगाने, प्रश्न तुम्हें इस अध्याय के खुद लगाने। इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आंकिक रूप से प्रश्न है, सारे प्रश्न इन्हीं सारी बातों से हो जाएंगे जितना पढ़ाया गया। तो जल्दी मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो जल्दी मिलेंगे, उम्मीद है सबका सिलेक्शन हो। ऑल द वेरी बेस्ट।